नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंटर द्वारा आप लोगों का स्वागत है। हम पॉलिटी की 4th वीडियो देख रहे हैं और प्रमुख अधिनियम पढ़ रहे हैं हम। और आज हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे और भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं 1909 से। लॉर्ड मिंटो भारत के उस समय वायसराय थे और जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। तो दोनों के नाम देखिए, लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले, दोनों से मार्ले मिंटो सुधार आया। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो हम अभी देखेंगे। देखिए, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की थी। किसके तहत? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था की गई। तो क्लियर हो गया क्या कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्य बहुमत में होंगे और प्रांतीय विधान परिषद में कौन होंगे? गैर सरकारी बहुमत में होंगे। ठीक है, आगे देखिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। तो पूछा जाए कि भाई वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, आगे देखिए। केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदारों को अलग अलग क्या मिला? प्रतिनिधित्व मिला। ठीक है, पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग की गई। इतना क्लियर हुआ? आइए आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ भी कुछ कहानी वैसी ही है 1909 जैसी। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के उस समय वायसराय थे। ठीक है, अब 1917 में भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की थी। कब? 1917 में। ठीक है, लेकिन 1918 में चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू जब भारत आए और यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिले और मिलने के बाद जो विचार किया और फिर एक रिपोर्ट बनाई, उसको नाम दिया गया, वो प्रकाशित होने पे उसको नाम दिया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। क्लियर हो गई ना बात? ठीक, आगे देखें। भारत सचिव तथा उसके विभाग पर होने वाला खर्च भारत के राजस्व से वसूला जाता था, लेकिन जैसे ही 1909 का भारत शासन अधिनियम आया तो ये बात हो गई कि अब जो भारत के राजस्व से वसूला जा रहा है भारत सचिव पे खर्च, अब वो कौन देगा? ब्रिटिश संसद देगी। और ये निर्धारित कर दिया जाएगा पहले ही, ठीक है, कि इतना खर्च है। दूसरा पॉइंट देखिए। भारत परिषद में के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 रखी और अधिक से अधिक इन्होंने 12। और एक काम और करा कि इन्होंने ये किया कि भारत सचिव के जो कार्यभार है वो अधिक भार ना हो उस पर, इसलिए एक क्या किया कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति की इन्होंने। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कभी कि हाई कमिश्नर की नियुक्ति भारत सचिव के पद के कार्यभार को कम करने के लिए किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1919 के। आगे देखिए। केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। पहला राज्य परिषद, जिसमें कितने सदस्य थे? 60, और विधानसभा में 145। अच्छा देखिए, देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में
द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। किसके तहत? 1919 के तहत। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। तो याद रखना है कि इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को इन्होंने अलग अलग दो भागों में बांटा, ठीक है। तो कैसे? केंद्रीय तथा प्रांतीय दो भागों में बांट दिया। और जो प्रांतीय शासन के क्षेत्र में आ रहे थे वहां द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। इसके अनुसार जो प्रांतीय वर्ग था उसको भी विभाजित कर दिया गया, ठीक है। जो प्रांतीय विषय हैं उनको भी विभाजित कर दिया गया। पहली बार तो इन्होंने क्या किया कि भाई केंद्रीय और प्रांतीय दो वर्गों में विभाजित किया। फिर प्रांतीय में को भी किसमें किया गया कि दो भागों में, एक तो हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित क्या हो गए? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। और आरक्षित विषय कौन से हो गए? रिजर्व, ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है। तो हस्तांतरित ट्रांसफर्ड में देख लेते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, ये आप नोट डाउन कर लीजिए एक बार ना। तो इन विषयों को संचालन कौन कर रहा था? गवर्नर करेगा, है ना, या फिर उसकी विधान परिषद के प्रति जो उत्तरदायी मंत्री होंगे उनकी सहायता से होगा। और जो आरक्षित विषय हैं यानी कि रिजर्व हैं उनको कौन करेगा? उनमें देख लीजिए पहले कौन कौन है। रक्षा है, विदेश मामले हैं, वित्त है, भूमि कर है, इस तरह के, अकाल सहायता। तो इनको कौन करेगा? इनका संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करेगी। यहाँ कौन करेगा? ऊपर वाले में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी जो मंत्री होंगे वो करेंगे। अच्छा, इसके तहत जो है लोक सेवा आयोग है उसका गठन किया गया। और भारत में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 ये बहुत लंबा था, बहुत जटिल भी था। इससे पहले अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा देख लीजिए कि जो 1919 का एक्ट है तो उसमें क्या हुआ? सर जॉन साइमन गो बैक, सुना है आपने नारा, है ना। तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक आयोग यहाँ आया, उसका गठन हुआ 1919 में। और उसने क्या किया कि 1919 के एक्ट जो था, 1919 का जो एक्ट था उसमें सुधारों की समीक्षा के लिए आया था वो। लेकिन क्या हुआ कि सातों के सातों सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे, तो उसका घोर विरोध हुआ और नारा लगा साइमन गो बैक। क्या? साइमन गो बैक। तो थोड़ा सा ये बताना था आपको 1919 के लिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं 1935। तो भारत के तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह सबसे अंतिम था, ये याद रखना है। सबसे बड़ा था, जटिल था। इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अच्छा, इसमें प्रस्तावना की जो था अभाव था, तो ये थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्लियर हुआ कि 14 भाग थे, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी, प्रस्तावना नहीं थी। तो 1919 के अधिनियम की जो प्रस्तावना है वो इसमें जोड़ दी थी, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान था कि राजनीतिक परिस्थितियों का प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात पुनरावलोकन होगा, ठीक है। लेकिन ये 1927 में क्या हुआ कि यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई और साइमन आयोग की नियुक्ति हुई, ठीक है। साइमन आयोग क्या हुआ? नियुक्त हुआ। और सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब? 1930 में, ठीक है। इन्होंने यानी कि रिपोर्ट सौंपी 1930 में। तो और साइमन आयोग रिपोर्ट 3 गोलमेज सम्मेलन और अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बने। कौन कौन सी चीजें? तो ये कभी जैसे पीसीएस वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उनमें वो दे देगा A, B और C और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो नेहरू रिपोर्ट है ना, साइमन आयोग रिपोर्ट और तीनों गोलमेज सम्मेलन, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार बने थे, ठीक है। तो 1935 के भारत अधिनियम ने द्वैध शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू करने और आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रावधान किया, ठीक है। विषयों के विभाजन के लिए 3 अनुसूचियां बनाई थी इन्होंने। तो एक थी संघीय, एक प्रांतीय और एक समवर्ती। इसमें विषय कई बार पूछे जाते हैं कि कितने थे,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए इसके अंतर्गत 59 थे, किसमें, संघीय सूची में। कौन कौन से थे, जैसे विदेशी कार्य, ठीक है, सेनाएं, मुद्रा, जनगणना आदि। फिर प्रांतीय सूची में 54 थे, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे, पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, है ना, प्रांत यानी कि स्टेट वाले, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा आदि। और फिर समवर्ती सूची में कौन थे, समवर्ती सूची में जो दोनों में थे, तो दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, है ना, विवाह विच्छेद यानी कि तलाक एक तरह से, है ना, तो ये सब किस में थे, समवर्ती में। ठीक है, आगे देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ठीक है, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया प्रांतों में, कब, 1935। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की। अच्छा बताइए, कमेंट में मैंने बताया है एक एक्ट में कि बताइए कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय नहीं था और अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि बर्मा भारत से कब अलग हुआ, तो 1937। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई, द्विसदनात्मक। वो कौन से हैं 6 प्रांत, देखिए, असम, बिहार, मुंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत वाला कौन सा, जो यूपी वाला हिस्सा है। ठीक है, और फिर ये देखिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935, है ना। मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ। तो ये 1935 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, वीडियो के लिए धन्यवाद।